So we'll go ahead with next topic, that is power in AC circuit. तो हमने last lecture में, if you remember, in last lecture we have seen in detail two more types of AC circuit. एक था AC voltage applied across a capacitor और एक था AC applied across a series combination of LCR, series combination of inductor, capacitor and resistor. So now we'll go ahead with next topic, power in AC circuits. तो power in AC circuits से पहले, as you know, what is power in a DC circuit? वैसे by the way, what is the meaning of power? What is the definition of power? Power is the rate at which work is done. Good. तो power is the rate at which work is done. लेकिन if you remember in DC circuits, how do you define power? In DC circuit, power is measured as product of, किसका product? Product of voltage and current. So very good. In a DC circuit, power is measured as product of voltage and current. तो by definition या फिर by dimensions you can say, ये definition तो change होने वाला है नहीं. It will be again the product of voltage and current. लेकिन AC circuit में और DC circuit में basic difference ये है. In DC circuit, as I told you, voltage is constant, current is constant. तो वहाँ पे जो power है, voltage into current, वो भी constant होता है with time. तो with time it does not change. But for an AC circuit, as you know, the values of voltage and current change with time. तो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज और करंट की वैल्यू विद टाइम चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमको पावर को दो टाइप से डिफाइन करना पड़ता है. एक होता है इंस्टेंटेनियस पावर, मतलब पावर एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, और दूसरा है एवरेज पावर. तो इन दिस केस वी विल डिफाइन पावर इन टू डिफरेंट वेज. वन इज इंस्टेंटेनियस एंड द अदर इज एवरेज. जब तुम एवरेज बोलते हो तो यहाँ पे एवरेज फुल साइकिल पे ही होता है, बिकॉज वी वांट टू नो एक कंप्लीट साइकिल में कितना पावर डिलीवर हुआ या कितना पावर आउटपुट है. गुड. तो पहला सर्किट, कौन सा पहला सर्किट था हमारा? हमने एसी सर्किट में सबसे पहले कौन सा सर्किट कवर किया था? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर. तो पावर में भी हम सबसे पहले देखेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस. एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस. हमको हर एक सर्किट का एवरेज पावर निकालना है. तो जो चार सर्किट तुमने कवर किए, एसी वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, एसी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, एसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और एसी वोल्टेज अक्रॉस एलसीआर. तो अभी हमको इन चारों सर्किट के लिए वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर, व्हाट इज एवरेज पावर. तो एक एक करके. तो पहला है एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ रेजिस्टेंस. और ये चारों के चारों जो टॉपिक है, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है ये. तो वापस सीक्वेंस याद कर लो. तो चारों सर्किट में तुमको पहले फाइंड करना है इंस्टेंटेनियस पावर, फिर तुमको फाइंड करना है एवरेज पावर. बस यही तुमको करते रहना है फॉर ऑल द फोर सर्किट्स. एंड बाय डेफिनेशन, क्योंकि डीसी में अगर वो वोल्टेज इनटू करंट है तो यहाँ पे भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है. तो बाय डेफिनेशन इट विल बी वोल्टेज इनटू करंट. तो इन ऑल द फोर सर्किट व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस एंड देन टेक एवरेज. तो आपको एक एक करके हर एक सर्किट का पता होना चाहिए. फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट, करंट एंड वोल्टेज both were sine waves, no lead, no lag. So we know that for a resistive circuit या फिर for a circuit with resistance, you have EMF equals to E0 sin omega t and I equals to I0 sin omega t. ऑलरेडी नोट्स में बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन है, उसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ. तो हर बार बस ऐसा ही स्टार्ट करना. फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट, फॉर अ कैपेसिटिव सर्किट, फॉर अ इंडक्टिव सर्किट, राइट डाउन ई एंड आई. एंड देन क्योंकि ई टाइम पे डिपेंड कर रहा है, आई भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है. सो फॉर अ रेजिस्टिव सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज आर
इंस्टेंटेनियस वैल्यूज किसके? इंस्टेंटेनियस वैल्यूज किसके? ईएमएफ एंड करंट, राइट? तो ये आ गए आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ ईएमएफ एंड करंट। तो therefore instantaneous power is given by, how do you find out instantaneous power? Simple, वही चीज, in is not input power, it is instantaneous. If you are getting confused, just put pi, so it is instantaneous power, it will be E into I. So instantaneous power is E. What is E? E0 sin omega t. What is I? I0 sin omega t. तो ये आ गया आपका इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू E0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहाँ से आपको, अच्छा ये इक्वेशन कहाँ यूज करना है? जब आपको पूछा होगा व्हाट इज द पावर एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो फिर ये यूज करना है आपको। अगर एवरेज पूछा तो अभी एवरेज करना बाकी है, तो सबसे पहले वी आर सपोज टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस पावर। एंड बाय द वे इफ यू वांट, तुम इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो, क्योंकि ये इजी है, बिकॉज बोथ आर साइन वेव्स। तो दोनों जो साइन वेव है, तो दोनों साइन वेव होने की वजह से दोनों का पीक एक साथ हो रहा है और जीरो भी एक साथ हो रहा है। तो ये ड्रॉ करना इट बिकम्स वेरी इजी। साइन स्क्वायर, you know how does a sine square wave look like? Yes, only the positive side is present. Good. अब तुमको यहाँ से हिंट भी मिल जाता है, जिन थोड़ा सा मैथमेटिक्स आई टोल्ड यू अगर साथ में लेके चलोगे तो इजी है, बिकॉज एज यू सेड, और यहाँ दिख भी रहा है, ओनली द अपर पार्ट इज प्रेजेंट। तो जहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाए, वहाँ पे एवरेज ओवर फुल साइकिल कभी जीरो नहीं होता। तो यहाँ जीरो नहीं आने वाला है। So just by looking at the equation of instantaneous power, you can actually predict कि यहाँ पे एवरेज पावर जीरो नहीं आएगा, और नहीं आएगा हम शो करेंगे। अब हम लोग करेंगे एवरेज। तो एवरेज पावर, और जब मैं यहाँ एवरेज बोल रहा हूँ तो मैंने इसलिए बोला कि यहाँ पे फुल साइकिल पे एवरेज लूंगा मैं, क्योंकि मुझे यहीं से समझ में आ गया कि यहाँ पे फुल साइकिल पे जीरो होने वाला है नहीं, और वैसे भी एवरेज पावर हम हमेशा फुल साइकिल का ही देखते हैं। तो एवरेज पावर ओवर वन फुल साइकिल, या फिर वन फुल साइकिल मतलब वन टाइम पीरियड इज। तो एवरेज पावर कैसे निकालते हो? रिमेंबर इंटीग्रेशन पी। ये पी कौन है? ये इंस्टेंटेनियस पावर है। तो पी डी टी। तो रिमेंबर दिस इज इंस्टेंटेनियस का तुम एवरेज करोगे अपॉन डी टी ओवर फुल साइकिल बोल रहे हो तो जीरो से टी और जीरो से टी। गुड 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 गुड, सिंपल। तो therefore you have P average equals to integration, what is instantaneous power? अभी फाइंड किया, इंटीग्रेशन जीरो टू टी E0, माइनस लिखना नहीं, वो आपके टेक्स्ट बुक में वैसा दिया हुआ है, वो मिस प्रिंट भी हो सकता है, तो वो ये फॉलो करो। माइनस लिखना नहीं बिल्कुल, यू हैव टू राइट डाउन दिस E0 I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी? टी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। वैसे ये भी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एवरेज करते वक्त हमने पहले ऑलरेडी डिटेल में देखा। कब देखा? जब हम लोग एवरेज और मीन वैल्यू डिफाइन कर रहे थे, हम आरएमएस वैल्यू डिफाइन कर रहे थे, तब तुमको मैंने अच्छे से बताया था एवरेज कैसे फाइंड करते हो। सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, राइट? ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम लोग सम मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपॉन टोटल टाइम पीरियड, क्योंकि तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो किस पे? टाइम पीरियड पे। तो मैं नहीं भी लिखता तो भी डायरेक्ट कैपिटल डी लिख सकते हो, और अगर तुम एंगल पे कर रहे होंगे तो क्या लिखोगे? पाई की 2 पाई, पाई की 2 पाई, 2 पाई, क्योंकि फुल साइकिल इज 2 पाई। तो भी छोटे छोटे चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किया है, हर बार हम लोग उसी लूप में अटक नहीं सकते। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुमको एवरेज कैसे निकालते हैं डिस्क्रीट का, और डिस्क्रीट में लार्ज नंबर, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। तो जब तुम्हारे पास डिस्क्रीट नंबर है लेकिन कम क्वांटिटी में है, तो तुम 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 4 ऐसा लिखते हो। लेकिन जब तुम्हारे पास लार्ज नंबर है तो तुम समेशन लिखते हो, आई रन फ्रॉम 1 to n डिवाइड बाय n। और अगर कंटिन्यूअस है तो समेशन के क्या लिखते हो? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है। साइन एंड कोसाइन वेव दे आर नॉट डिस्क्रीट, दे आर कंटिन्यूअस। वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। जी आप फिलहाल यू आर इनटू एनालॉग, डिजिटल भी सीखोगे। डिजिटल में मैं अभी हिंट दे देता हूँ आपको, सेमीकंडक्टर्स में एक पार्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। डिजिटल में सिग्नल होना उसको 1 बोलते हैं, चाहे वो वोल्टेज कुछ भी हो,
10 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, वोल्टेज है ना 1, नहीं है तो 0, तो वहां पे या तो सिग्नल होगा या नहीं होगा, दैट इज डिस्क्रीट। दिस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन कंटिन्यूअस है, साइन कोसाइन का कंटिन्यूअस वेव्स। तो अभी इसको इंटीग्रेट करना है, E0 I0 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट शुड बी टेकन आउट, तो यू हैव एवरेज पावर इक्वल्स टू E0 I0 आउटसाइड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, कांस्टेंट से बाहर आ गए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, और ये तुम्हारा आ गया t। गुड, तो यू हैव एवरेज पावर इक्वल्स टू E0 I0 बाई टी इंटीग्रेशन 0 टू t, व्हाट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 बराबर dt। वैसे तो तुमको पता ही है कि इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, t/2 आता है, एक का t/2 आएगा, दूसरा 0 होगा, लेकिन फिर भी आई फॉर योर प्रैक्टिस आई विल जस्ट रिपीट दिस एक्सरसाइज अगेन। एक काम करते हैं, 2 को बाहर लेते हैं, 2t, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन 1 इंटू dt फ्रॉम 0 टू t, दूसरा आया इंटीग्रेशन cos ऑफ 2 ओमेगा t 0 टू t dt। बट इट इज ओके इफ यू डायरेक्टली राइट डाउन इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन t/2 लिखोगे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए पूरा इंटीग्रल वापस करवा रहा हूँ, सो दैट यू नो हाउ टू इंटीग्रेट। तो यू हैव p एवरेज इक्वल्स टू E0 I0 बाई 2t, एंड इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, t, लिमिट सेम लगेंगे 0 टू t, तो लिमिट्स आर 0 टू t। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos, नहीं cos का इंटीग्रेशन बताओ पहले मेरे को, प्लस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, राइट, फ्रॉम 0 टू t, 0 टू t। अब जब आप ओमेगा की जगह पे 2 पाई बाई t लिखोगे, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड, और t के जगह पे टाइम पीरियड लिखोगे तो वो बन जाएगा कितना, 4 पाई। ठीक है, मैं कर ही देता हूँ, कोई बात नहीं, इट विल टेक फ्यू एक्स्ट्रा मिनट्स, बट ठीक है, मैथ्स का भी प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, नो इश्यूज विद दैट। तो E0 I0 अपॉन 2t, इधर आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t, इधर तुम जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लिखोगे, अच्छा ये 2 ओमेगा है ना, इसको बाहर रखता हूँ, 2 ओमेगा कांस्टेंट है, आई विल कीप दिस 2 ओमेगा आउटसाइड, जस्ट कीप इट आउटसाइड, पुट अपर लिमिट, तो यू हैव साइन ऑफ, क्या आया, साइन ऑफ 2 ओमेगा कैपिटल T, 2 ओमेगा कैपिटल T, बट व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो 4 पाई हो जाएगा, एंड इफ यू पुट 0 यू गेट साइन ऑफ 0, कैपिटल T कैंसल, व्हाट इज साइन ऑफ 4 पाई, 0, साइन ऑफ 0 0, तो सेकेंड टर्म तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो बचा कौन, सिर्फ ये। गुड, तो यू हैव P एवरेज इक्वल्स टू E0 I0 2t, और t, ये tt भी हो गया, कैंसल कैंसल, तो यू हैव E0 I0 बाई 2, मतलब E0 बाई रूट 2 I0 बाई रूट 2, मतलब ERMS IRMS, बराबर। अब ये पूरा वापस रिपीट करवाने के पीछे रीजन था, व्हाई आई डिड दिस अगेन, यू शुड नो कि ये जो तुम्हारे पास ERMS IRMS आया ना, इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इसको बोलते हो एपरेंट पावर, क्या बोलते हैं इसको, एपरेंट पावर, अभी आगे काम में आएगा तुमको ये, दिस इज कॉल्ड एज एपरेंट पावर। गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। तो ये हो गया आपका पहला सर्किट, दिस इज एवरेज पावर, कौन से सर्किट में, एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। विच वाज द सेकंड टाइप ऑफ सर्किट, विच वाज द सेकंड टाइप ऑफ सर्किट, इंडक्टेंस के साथ था। तो नेक्स्ट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस। तो सेकंड circuit was inductive, so let us find out average power associated with inductance, और मैंने जैसे तुमको बोला कि मैं हर बार जो कनेक्टेड टॉपिक्स है, जैसे हमने 3-4 सर्किट देखे, तो हमेशा याद रखो, जस्ट मेक स्टेप्स एंड फॉलो देम। तो हमने जब सर्किट एनालिसिस किया था तो डायग्राम, देन उसके बाद EMF का वेव या करंट का वेव अज्यूम करो, एंड देन रिलेट, कम टू कंक्लूजन्स, ड्रॉ डायग्राम्स। वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही करना है, सिर्फ इतना है कि थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन चेंज होंगे। तो यहाँ पे भी सेम, जैसे पिछले केस में स्टार्ट किया था, वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, यू नो व्हाट आर द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ EMF एंड
करंट। फॉर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी वैसा, वी नो दैट instantaneous EMF and current in an inductive circuit is given by, अच्छा सबसे पहले आई वुड वांट टू नो फ्रॉम योर साइड, इंडक्टिव सर्किट में हु लीड्स हु लैग्स? करंट लीड्स, ईएमएफ लीड्स एंड करंट लैग्स। ओके, तो अगर अगर ईएमएफ लीड कर रहा है तो ईएमएफ कौन सा वेव है? साइन कैसे हो सकता है? कौन सा वेव है? कॉस। इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ वो टेक्स्ट बुक को मत फॉलो करना, जो सीखा है उसके साथ स्टिक रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम किसको साइन बोलो किसको कॉस, लेकिन सर्किट्स में जो रखा ना तुमने वैसा का वैसा यहाँ पे भी फॉलो करो। जब हमने सर्किट एनालिसिस किया था तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, टेक्स्ट बुक का भी गलत नहीं है, सही है, उनका अप्रोच अलग है, वो इंटीग्रेशन अप्रोच है, हम नहीं यूज करने वाले। तो आई विल बी यूजिंग दिस, क्योंकि ईएमएफ इज लीडिंग, तो जो भी लीड करता है वो कॉस होता है, जो लैग करता है वो साइन होता है। ऐसा ही था, है ना ऐसा? तो E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी था, सॉरी कॉस ओमेगा टी था क्या? यस। और I क्या था? I0 साइन ओमेगा टी। ये आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ और करंट है। तो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर इज, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस पावर? हाउ डू यू फाइंड इंस्टेंटेनियस पावर? दोनों का प्रोडक्ट, तो जस्ट मल्टीप्लाई दीज टू। तो यू हैव E into I, तो यू हैव E0 cos ओमेगा टी, I0 sin omega t. So you have instantaneous power as E0 I0 sin omega t cos omega t. Good, done. यहीं से तुमको हिंट मिल जानी चाहिए थी वैसे, sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, तो 2 sin थीटा cos थीटा बाई 2 मतलब sin 2 थीटा बाई 2, sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 आएगा फुल साइकिल पे, तो एवरेज पावर 0 निकलेगा यहाँ पे, विल चेक। सो देयरफॉर एवरेज पावर over one complete cycle, one full cycle is, तो P average is, सारा प्रोसेस सेम है, इंटीग्रेशन dt from 0 to t, इंटीग्रेशन P instantaneous dt from 0 to t, तो you have P average equals to, ये नीचे तो अभी कैपिटल T आएगा, उसको अभी मैं बार बार इंटीग्रेट करने नहीं वाला हूँ, आई विल डायरेक्टली राइट डाउन कैपिटल T बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग ओवर फुल साइकिल from 0 to t. What is instantaneous power in this case? E0 I0 sin omega t cos omega t dt. Good, good. Then अभी से हम 2 को एडजस्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, और वैसे E0 I0 take it outside the integral because they are peak values and peak values are constant values, तो उसको बाहर निकाल दिए, और बाहर निकाल दिया, अंदर बचा तुम्हारे पास साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी। गुड, एंड आई विल जस्ट एडजस्ट अ 2 हियर, और ये 2 भी बाहर ले लेंगे अब, तो पी एवरेज इक्वल्स टू E0 I0 अपॉन 2t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी। और इफ यू रिमेंबर, ये तो तुमने अभी अभी सॉल्व किया था, तो इसका इंटीग्रल क्या आता है? 0। तो आई विल नॉट रिपीट दिस इंटीग्रल अगेन, सो पी एवरेज इज 0 सिंस इंटीग्रेशन 0 टू t साइन ऑफ 2 ओमेगा टी डी टी इज 0। गुड, डन। तो साइन ऑफ थीटा ऑलवेज ओवर अ फुल साइकिल उसका इंटीग्रेशन 0 ही होता है, ओवर 1 फुल साइकिल, ओवर 2 फुल साइकिल, ओवर 3 फुल साइकिल हमेशा 0 होता है, तो लिमिट्स देख के ही समझ में आ जाना चाहिए तुमको कि 0 होने वाला है। राइट, तो एनीवेज जब जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और ट्रिक्स दूंगा आपको मैं इंटीग्रेशन के, बट फिलहाल इस स्टेज पे फॉर फिजिक्स पर्पस इट इज सफिशिएंट। जब जब जरूरत पड़ेगी आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट अदर इंटीग्रल्स आल्सो। तो अभी ये हो गया आपका एवरेज पावर, किसके लिए? कौन सा सर्किट था ये? इंडक्टिव था। अगला सर्किट कौन सा देखा था तुमने? कौन सा? हाँ, कैपेसिटिव। उसमें सिर्फ क्या होता है पता है, जैसे यहाँ पे ईएमएफ कॉस था, करंट साइन था, उधर उल्टा होता है। राइट, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर जो इधर आया वो उधर भी वही आने वाला है, इट्स एग्जैक्टली द सेम।
सिर्फ यहाँ पे साइन के यहाँ पे कॉस होगा, कॉस के यहाँ पे साइन लिखोगे, बाकी सारा का सारा प्रोसेस सेम है। गुड, तो सेम है, तो व्हाट आई विल डू इज विल सेव आवर टाइम, थोड़ा सा टाइम बचा लेते हैं, आखिर टेक्नोलॉजी काम में किस दिन आएगा फिर, तो वी कैन जस्ट सेव। गुड, तो ऐसा है एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटेंस। तो एवरेज पावर एसोसिएटेड विथ कैपेसिटेंस, तो इस केस में व्हाट यू विल से इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ एंड करंट इन अ कैपेसिटिव सर्किट, इन अ कैपेसिटिव सर्किट इज गिवन बाय, सिर्फ यहाँ पे क्योंकि करंट लीड करता है, ईएमएफ लैग करता है, तो ऐसा आएगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, प्रोडक्ट ही वैसे, ठीक है। तो यू हैव इंस्टेंटेनियस पावर ई इंटू आई विच इज E0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, ये हो गया। एवरेज पावर ओवर वन साइकिल इज सेम, पी एवरेज इंटीग्रेशन पी इंस्टेंटेनियस dt फ्रॉम 0 to t अपॉन इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to t E0 I0 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी dt, सब कुछ सेम है, तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। तो दो टाइप के सर्किट में ओवर फुल साइकिल व्हाट इज एवरेज, 0, पक्का ऐसा ही है, सिर्फ वो माइनस माइनस साइन लगाया तो मत लिखना, फॉलो दिस। नोट्स में मैंने जानबूझ के वो टेक्स्ट बुक का एज इट इज रखा है, सो दैट यू मेक अ करेक्शन, वी विल फॉलो दिस। उसके बाद अब क्या बचा, एलसीआर। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुमको अगर एलसीआर का इंस्टेंटेनियस और एवरेज पावर पता है तो तुमको बाकी तीन सर्किट करने ही नहीं है, एक ही सर्किट में तुम्हारा पूरा काम होगा। तो नेक्स्ट इज एवरेज पावर एसोसिएटेड, एवरेज पावर ऑफ अस LCR सर्किट, ऑफ LCR, ऑफ कोर्स सीरीज LCR। हम लोगों को पैरेलल भी देखना है, वो पैरेलल आएगा बाद में। तो यहाँ इन दिस केस अब थोड़ा सा केयरफुल रहो, यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी बढ़ेगा। तो अब इन दिस केस वी नो दैट अगेन व्हाट यू शुड डू इज, या तो करंट का वेव फॉर्म साइन वेव इमेजिन कर लो या ईएमएफ का साइन वेव इमेजिन कर लो, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। सो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इज गिवन बाय, तुम इंस्टेंटेनियस करंट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन टेक E0 sin ओमेगा टी। अब एलसीआर सर्किट में डिपेंड करता है एल और सी की वैल्यूज पे, या फिर आई वुड से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे। कल का लेक्चर याद है क्या आपको, मैंने आपको बताया था हम सेम सर्किट को, एलसीआर सर्किट को प्योरली रजिस्टिव बना सकते हैं, हम इंडक्टिव बना सकते हैं, मतलब हम लोग ईएमएफ को लीड करवा सकते हैं, हम उसी सर्किट में करंट को लीड करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी। याद है ना। तो सेम एलसीआर सर्किट कैन बिहेव लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट, it can behave like a inductive circuit, it can behave like a capacitive circuit just by changing the value of frequency। अब अगर मैं उसको रेजिस्टिव सर्किट बना रहा हूं तो नो लीड नो लैग, मतलब ईएमएफ साइन वेव है तो करंट भी साइन वेव है। अगर मैं उसको इंडक्टिव बना रहा हूं तो हु लीड्स, ईएमएफ, तो हु लैग्स, करंट। तो करंट के इक्वेशन में लिखोगे तुम I0 sin ओमेगा टी माइनस अल्फा या माइनस फाइव, वेयर फाइव इज अ फेज डिफरेंस, माइनस क्योंकि करंट लैग कर रहा है, राइट। अगर मैं उसी को कैपेसिटिव बनाता हूं तो हु लीड्स, करंट लीड्स। तो करंट के इक्वेशन में लिखोगे तुम I0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि जो लीड करता है उसमें फेज एंगल एक्स्ट्रा होता है, जो लैग करता है उसमें कम होता है। तो रिमेंबर ये ईएमएफ हो गया। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस करंट, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक ही सर्किट सारे काम कर देगा। इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय व्हाट, तुम सबसे पहले इसको लिख लेना I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, सिर्फ ओमेगा टी मतलब नो लीड नो लैग, देयर इज नो लीड नो लैग, रेजिस्टिव सर्किट है। अगर मैं प्लस लिखता हूँ, प्लस सम फेज एंगल, शायद नोट्स में फाइव लिखा है तो फाइव लिख देते हैं, और हमने इंपेडेंस ट्रायंगल में फाइव ही यूज किया था, ठीक है फाइव, तो प्लस फाइव मतलब करंट इज लीडिंग, तो कौन सा सर्किट हो गया, कैपेसिटिव।
और माइनस लिखा तो करंट लैग्स हु लीड्स ईएमएफ, तो कौन सा सर्किट हो गया वो इंडक्टिव। तो ये इक्वेशन तुमको बताता है कि ये जनरल इक्वेशन है, ये डिपेंड करेगा ओमेगा की वैल्यू पे कि फाई की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, प्लस आएगी, माइनस आएगी, व्हाटएवर इट इज। गुड। सो देयरफॉर इंस्टेंटेनियस पावर is given by, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज जस्ट द प्रोडक्ट ऑफ किसका, E और I। व्हाट इज E? E0 sin ओमेगा t एंड व्हाट इज I0 sin ऑफ ओमेगा t प्लस माइनस अल्फा। तो ये आ गया आपके पास E0 I0 sin ओमेगा t प्लस माइनस अल्फा या प्लस माइनस फाई, जो भी एक नोटेशन लेट अस मेक फाई, क्योंकि मुझे बाद में इम्पेडेंस ट्रायंगल लगने वाला है, उसमें हमने फेज डिफरेंस को फाई से नोट किया, तो फाई। गुड। क्या गया यहाँ तक? अब ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट इज एवरेज पावर। मैं यहीं पे इसको फर्दर मैथमेटिकली इसको कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाइंग साइन ऑफ ए प्लस बी या साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हमको जरूरत ही नहीं है सब करने की, हमको एवरेज में करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज में मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे इसको ऐसा ही रखो, नहीं तो इसको फिर लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, फिर इस साइन को उधर के जो साइन कोसाइन उसका मल्टीप्लाई करोगे, वो करेंगे हम इंटीग्रेशन में, फिलहाल मत करो, इसको ऐसा ही रखो। दिस इज इंस्टेंटेनियस। गुड। देन therefore average power over one full cycle is average power over one full cycle is same process, average power is the same process integration dt from 0 to t, ये तो चेंज होता ही नहीं है। then you have integration 0 to t pi dt। good। and now you need to substitute for instantaneous power, तो ये t आएगा, उसको t लिख दिया, 0 to t, what is p instantaneous, E0 I0 sin of omega t sin of omega t प्लस माइनस 5। अब यहाँ से आगे थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स वापस यूज करना पड़ेगा, तो what you can do is that, अब इसको एक्सपांड करो। you know what is sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b। what is sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b। तो ये जो p एवरेज आएगा दिस इज इक्वल्स टू E0 I0 कांस्टेंट, उसको बाहर निकाल देता हूँ, t आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू t, यहाँ पे है तुम्हारे पास sin ओमेगा t, ब्रैकेट में आएगा a is ओमेगा t, b is phi, तो sin a cos b मतलब sin ओमेगा t cos phi, then cos a sin b, तो then you have cos ओमेगा t and sin phi प्लस माइनस, क्योंकि प्लस माइनस था, तो एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए, एक बार प्लस के लिए, एक बार माइनस के लिए। गुड। अभी अगला क्वेश्चन तुमसे ही पूछने वाला हूँ, आई वांट टू नो फ्रॉम योर साइड व्हाट इज इंटीग्रेशन का वैल्यूज। therefore p average equals to A0 I0 by t integration 0 to t sin square omega t cos phi। मैं काम करता हूँ इसको दो इंटीग्रल में स्प्लिट कर ही लेता हूँ, और वो dt था, वो dt लिखा नहीं मैंने, आई शुड राइट dt हियर आल्सो बिकॉज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इज टाइम, उसको कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग, उसको साथ में लेके चलना पड़ेगा dt। तो यहाँ पे आ गया dt, ये हो गया तुम्हारा पहला टर्म sin square cos phi dt। then you will have plus minus integration from 0 to t sin cos sin phi sin omega t cos omega t sin phi। इतना फास्ट बनो कि यहीं पे तुमको समझ में आ जाना चाहिए था कि सेकंड इंटीग्रल 0 होने वाला है, क्योंकि sin phi कांस्टेंट है, बाहर आएगा, फिर sin ओमेगा t cos ओमेगा t में 2 तुम एडजस्ट करोगे, और वो डिनोमिनेटर का 2 भी बाहर निकाल लोगे, ऊपर बचेगा साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और तो हम कब से देख रहे हैं वो उस कंडीशन क्या आता है, 0 आता है, तो सेकंड टर्म तो वैसे भी 0 आएगा, तो सिर्फ इसको सॉल्व करना है। इसको भी जब सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को वापस से 1 माइनस कॉस लिखते हो, तो उसमें भी दूसरा इंटीग्रेशन 0 होने वाला है। तो जस्ट टू अवॉइड
बड़े बड़े स्टेप्स आई विल ब्रेक इट इनटू छोटे छोटे स्टेप्स। मुझे बड़े बड़े स्टेप्स नहीं करने, तो मैं एक एक करके इंटीग्रेशन कर लूंगा। मैं पहले एक काम करता हूँ, इसका इंटीग्रल करता हूँ। 0 to 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई डी टी। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। डी टी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कांस्टेंट है इसमें से? कॉस फाई, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। तो फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी phase difference is constant, so cos phi is constant. You have integration from 0 to t sin square omega t dt, and I don't think कि मुझे वापस इंटीग्रल सॉल्व करना चाहिए। You know what is integration of sin square omega t dt over a full cycle? t by 2, क्योंकि सेकेंड टर्म वो जीरो हो जाता है। तो आई वुड अगेन स्किप फुल इंटीग्रेशन, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू cos फाई, और ये इंटीग्रेशन बन जाता है t बाई टू, तो t बाई टू ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये जो इंटीग्रल है, पहला इंटीग्रल वो कितना आ गया t बाई टू, और सेकेंड इंटीग्रल तो जीरो ही आने वाला है ना। तो ये सेकेंड इंटीग्रल है इंटीग्रेशन 0 to t, ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साथ में कौन सा फाई, साइन फाई डी टी इक्वल्स टू, ये तो वैसे भी जीरो आएगा क्योंकि साइन फाई तुम कांस्टेंट निकालोगे। फिर इंटीग्रेशन 0 to t, 2 को एडजस्ट कर लिया मैंने, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, दिस इज इक्वल्स टू साइन फाई बाई टू, दिस इज इंटीग्रेशन साइन ऑफ 2 ओमेगा टी फ्रॉम 0 to t डी टी, और ये जीरो होता है तो ये भी जीरो आ गया। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम 1 to 3, therefore फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 सब्स्टिट्यूट कर लो इसको। गुड। पी एवरेज इक्वल्स टू, भूल मत जाओ फिजिक्स में ही हो, यू आर नॉट इन मैथमेटिक्स क्लास, फिजिक्स ही है, बट आई इंटेंशनली आई एम डूइंग ऑल दिस। मैं चाहता तो स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिखता जैसे नोट्स में दिया है, बट प्रॉब्लम हियर इज दैट एटलीस्ट जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तुम एडवांस लेवल के लिए, यू हैव टू रियलाइज कि अगर तुमको JEE एडवांस में खुद का थोड़ा सा भी चांस बनाना है तो ऐसे इंटीग्रल्स तुमको आने चाहिए। इंटीग्रल देख के तुमको आंसर पता होना चाहिए कि क्या आंसर आने वाला है, जस्ट बाय लुकिंग एट द इंटीग्रल। तो ये JEE एडवांस के लिए जो सोच भी रहे हो, इसलिए मैं करके दे रहा हूँ, नहीं तो आई वुड डायरेक्टली यहीं पे लिख देता मैं, अच्छा इसका इंटीग्रेशन ये आता है, बात खत्म हो गई, चलो आगे। बट यू इफ यू वांट टू हैव अ लिटिल चांस तो तुमको ये सब करना पड़ेगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें मैं ये दोनों इंटीग्रल सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ। जो पहला इंटीग्रल है साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, ये क्या है, ये t बाई टू कॉस फाई, t बाई टू कॉस फाई, और दूसरा इंटीग्रल क्या आया, जीरो, दूसरा जीरो आया ना, दूसरा जीरो आया। तो यू हैव पी एवरेज इक्वल्स टू E0 I0 बाई 2t t कॉस फाई, इसमें टी हो गया कैंसल। तो यू हैव देयरफॉर यू हैव पी एवरेज इक्वल्स टू E0 बाई रूट टू I0 बाई रूट टू कॉस फाई। E0 बाई रूट टू क्या होता है, ERMS, एक्सेलेंट। तो यू हैव एवरेज पावर इक्वल्स टू ERMS IRMS cos फाई। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ एवरेज पावर फॉर LCR। अब ये जो P एवरेज है किसका, LCR का, इसको बोलते हो ट्रू पावर। क्या बोलते हैं इसको, ट्रू पावर। और तुमको इसका तो मैंने बताया ही, इसको क्या बोलते हैं, एपरेंट पावर, एपरेंट पावर। और ये जो कॉस फाई है, कॉस फाई इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको, पावर फैक्टर। गुड, पक्का पक्का। अब सो देयरफॉर यू कैन आल्सो से एपरेंट पावर इज, या फिर कॉस पावर फैक्टर डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली तुमको क्वेश्चन पावर फैक्टर पे आता है। मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं इसी सर्किट में वो पावर फैक्टर के आते हैं। व्हाट इज पावर फैक्टर, एवरेज पावर अपॉन ERMS IRMS, राइट। लेकिन ये जो तुमने एवरेज पावर को क्या बोला तुमने, ट्रू पावर, और अपॉन एपरेंट पावर।
तो रिमेंबर पावर फैक्टर इज नथिंग बट ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर। पक्का पक्का, गुड, यहाँ तक पक्का पक्का क्लियर। अब मैं तुमको बताता हूँ कि हाउ पावरफुल इज दिस फॉर्मूला। एक सिंगल फॉर्मूला में तुम्हारे सारे सर्किट सॉल्व होने वाले, सारे जितने हैं उतने के उतने ऐसे सर्किट। मैं तुमको बताता हूँ कैसे, और कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी मुझे बताने हैं, तो पहले मैं बता देता हूँ आपको। पहले हम लोग देख लेते हैं एक्स्ट्रा टर्म। ये जो दो सर्किट थे, कौन से दो, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, जिसमें एवरेज पावर की वैल्यू क्या आई थी, 0, बराबर। उसमें जो करंट होता है, करंट, उसको बोलते हो आइडियल करंट। क्या बोलते हो, या तो वैटलेस करंट। क्या बोलते हैं, वैटलेस। वैटलेस क्यों बोलते हैं, व्हाट इज वैट, यूनिट ऑफ पावर। तो एक फुल साइकिल में अगर एवरेज पावर 0 आ गया तो मतलब वहां पे पावर नहीं है, मतलब वहां पे वैट नहीं है, इसलिए उस करंट को क्या बोलते हैं, वैटलेस करंट। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया था, नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द वैटलेस करंट, और ये पता ही नहीं कि वैटलेस करंट है क्या। तो वैटलेस करंट किसको बोलते हो, फॉर अ इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट इन विच एवरेज पावर ओवर अ फुल साइकिल इज 0। तो मतलब फुल साइकिल में पावर आउटपुट हुआ ही नहीं, तो उसको बोलते हो वैटलेस करंट या फिर आइडियल करंट। वो सब नोट्स में है, बट फॉर योर नॉलेज यू शुड नो द सर्किट इन विच एवरेज पावर ओवर फुल साइकिल इज 0 इज कॉल्ड एज वैटलेस करंट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे फॉर योर रेफरेंस, द करंट in a circuit in which average power over a full cycle is 0 is known as ideal current or waitless current. Good. Then coming to this formula, why this formula is so important। जैसे तुमको मैंने बताया कि एक फॉर्मूला सारे सर्किट का काम करता है, बताता हूँ कैसे। What was एवरेज पावर का फॉर्मूला, ERMS IRMS cos phi। ठीक, अब थोड़ा सा मैं साथ में इम्पेडेंस ट्रायंगल यहाँ पे डाल रहा हूँ, नोट्स में नहीं है, वो तुमको सोचना पड़ता है, बिकॉज इफ यू वांट टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू, यू ऑफ कोर्स हैव टू वर्क आउट थिंग्स फॉर योरसेल्फ। थोड़ा सोचना तो पड़ेगा तुमको। तो तुमको बताता हूँ कि अगर तुमको ये फॉर्मूला और साथ में तुमको इम्पेडेंस ट्रायंगल पता है तो कैसे काम आसान होते हैं, देखो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू रिमेंबर दिस वाज E या फिर Z, मतलब E इक्वल टू YZ। तो ये साइड या तो E है रिजल्टेंट EMF, या तो है टोटल रेजिस्टेंस मतलब इम्पिडेंस, और ये था तुम्हारा फाई। और इफ यू रिमेंबर दिस वाज ER और सिंपली R, क्योंकि ये बेसिकली रेजिस्टेंस साइड होता है, और ये सामने साइड पता है कौन होता है, रिएक्टेंस साइड। ये रिएक्टेंस का साइड होता है ना, रिएक्टेंस, हाँ, रिएक्टेंस का साइड होता है वो, दैट इज द साइड ऑफ रिएक्टेंस, दिस इज रिएक्टेंस, या फिर रिजल्टेंट EMF ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। So this is EL minus EC, or you can say it is IXL minus XC। तो मैंने दो चीजों को साथ में कंबाइन कर दिया। Now look, हमने जो आज एवरेज पावर निकाला, पहला सर्किट कौन सा था, रेजिस्टिव। व्हाट वाज द एवरेज पावर, ERMS IRMS, राइट। अब अगर सर्किट रेजिस्टिव है तो ये साइड आएगा क्या, नहीं आएगा, ये साइड नहीं आएगा, बराबर। तो इसका मतलब सिर्फ कौन है, रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस अगर हो, सिर्फ रेजिस्टेंस हो, तो देयर इज नो लीड नो लैग, मतलब जो तुम्हारा रिजल्टेंट EMF है वो यहीं पे आने वाला है, हाँ कि ना, हाँ, बराबर। तो एंगल फाई की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। व्हाट इज कॉस 0, 1 आ गया, एवरेज पावर ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। गुड, पक्का पक्का, श्योर। अब देन let us say if I have inductive circuit, कौन सा सर्किट, इंडक्टिव में कौन लीड करता है, EMF कितने से लीड करता है, π/2। मैं प्योर इंडक्टर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये फाई ऐसा होगा, है ना, राइट। ये तुम्हारा ये वाला साइड है करंट का, और ये वाला है EMF। व्हाट इज द एंगल, 90। व्हाट इज cos 90, 0। तो एवरेज पावर 0 था ना, था, वेरी गुड। कैपेसिटिव में हु वाज लीडिंग, करंट, तो EMF यहाँ था। व्हाट इज द एंगल, 3π/2। व्हाट इज cos ऑफ 3π/2, 0। तो वापस क्या आ गया,
जीरो। इसलिए मैं बोल रहा था तुमको एक सिंगल फॉर्मूला, और वो जो नोटेशन मैंने दी है कि करंट को हमेशा तुम एक्स एक्सिस के लॉन्ग फिक्स कर दो, उसका रीजन ही ये था, नहीं तो ये फॉर्मूला तुमको याद रखने में या समझने में प्रॉब्लम होगा। तो करंट अगर फिक्स है और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो ईएमएफ यहाँ है, तो एंगल जीरो है, कॉस जीरो, ई आर एम एस आई आर एम एस। इसका मतलब रेजिस्टिव सर्किट में योर एवरेज पावर इज योर एपरेंट पावर, मतलब ट्रू पावर। तो ट्रू पावर इक्वल्स टू एपरेंट पावर, बराबर। एपरेंट मतलब हाउ इट अपीयर्स, जो तुम मेजर करते हो तो देखते हो ना उसको, तो तुमको वैसा दिखता है, जो दिखता है वो एपरेंट होता है। और रजिस्टिव सर्किट में कॉस फाई की वैल्यू 1 होने की वजह से तुमको मिलता ही क्या है, एपरेंट, और एपरेंट इक्वल टू ट्रू, राइट। लेकिन बाकी सर्किट्स में, एलसीआर में, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं फिर ट्रू अलग है एपरेंट अलग है? क्योंकि ट्रू पावर डिपेंड करेगा फेज एंगल पे। क्यों फेज एंगल पे? क्योंकि एंगल डिसाइड करेगा कि पावर आने कितना वाला है। तो अगर इंडक्टिव सर्किट हुआ π/2, एवरेज पावर जीरो, कैपेसिटी हुआ 3π/2 जीरो, तो हो गया आपका एक फॉर्मूला में सारे काम। पक्का पक्का, गुड गुड, यहाँ तक क्लियर। तो ये था एवरेज पावर ऑफ एसी सर्किट्स, ये टॉपिक हो गया यहाँ पे खत्म। अगला टॉपिक होगा आपका एलसी ऑसिलेशंस, है क्या ऐसा? तो नेक्स्ट टॉपिक इज एलसी ऑसिलेशंस। अगेन ये जो एलसी ऑसिलेशंस है, इसका जो राइट अप है थोड़ा सा ज़्यादा ही लिख के दिया है आपको नोट्स में, मतलब टेक्स्ट बुक में। हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले अभी ये एलसी ऑसिलेशन का मैंने आपको पिछले चैप्टर में थोड़ा सा हिंट दिया था कि व्हाट इज दिस एलसी ऑसिलेशन। अब मैं पूरा बता देता हूँ। सी व्हाट हैपेंस इज, इमेजिन मेरे पास एक कैपेसिटर है, आई हैव अ कैपेसिटर। पहले मैंने कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर लिया बाय कनेक्टिंग इट टू सोर्स। तो ये कैपेसिटर इट इज इन फुल्ली चार्ज सिचुएशन, तो मैंने इसको फुल्ली चार्ज किया बाय कनेक्टिंग इट टू अ सोर्स। नाउ द सोर्स मे बी डीसी, द सोर्स मे बी एसी, बट बिकॉज यू आर इन द चैप्टर एसी सर्किट, तो तुम बोल सकते हो दैट द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू अ एसी सप्लाई। वैसे कोई फर्क पड़ता है नहीं, चाहे वो डीसी सप्लाई पे कनेक्ट करो, तुम एसी पे कनेक्ट करो, डज नॉट मैटर रियली। तो एनीवेज आई वुड से the capacitor is initially fully charged by connecting it to AC supply, then the AC supply is removed and we connect it across an inductor. तो ये इनिशियल सिचुएशन है, आई वुड से डायग्राम ए। तो यहाँ पे यू हैव फुल्ली चार्ज्ड कैपेसिटर एंड देन यू हैव अ की ओवर हियर। इनिशियली द की इज केप्ट ओपन, गुड, द की इज केप्ट ओपन। तो ऐसा है, ये फुल्ली चार्ज्ड है। अगर ये फुल्ली चार्ज्ड है तो इन द फुल्ली चार्ज सिचुएशन, मैं थ्योरी वेरी लिखने नहीं वाला यहाँ पे, यू हैव नोट्स, मैं से बताने वाला कि यहाँ पे होने क्या वाला है। इन द फुल्ली चार्ज सिचुएशन एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर, या फिर हाफ क्यू वी, या फिर क्यू स्क्वायर बाय 2c। तो तुम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला लिख दो, डज नॉट मैटर। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एल आई स्क्वायर। एल वॉज इंडक्टेंस, सी इज कैपेसिटेंस, राइट। आई वॉज करंट, हियर क्यू इज चार्ज। तो लिखते वक्त नॉर्मली ऐसा लिखते हैं, द इनिशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज गिवन बाय क्यू स्क्वायर बाय 2c। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू जो लिखना है वो लिख दो। आई विल राइट डाउन कैपिटल क्यू बिकॉज व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज है ना, तो कैपिटल क्यू। जब डिस्चार्जिंग चालू होगा तो मैं स्मॉल क्यू लिखूंगा, दैट वुड बी इंस्टेंटेनियस चार्ज। अब तक मैंने की को क्लोज किया नहीं है, इसका मतलब एनर्जी इज स्टोर्ड ओनली इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर। तो केस वन व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, remember, and the capacitor is fully charged, and the capacitor is fully charged, all the energy is stored in the capacitor in its electric field, बाय द वे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत मेरे को नहीं है यहाँ पे, लेकिन अभी बात कर ही रहे हैं तो लेट मी चेक इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर।
क्वेश्चन गलत है. आई शुड आस्क व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि आउटसाइड जीरो होता है. सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो याद होना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन जीरो. राइट. व्हाट अबाउट के, कहाँ गया के? when you say sigma by epsilon zero you are assuming कि in between क्या है, air है, तो ठीक है, it is okay fine, sigma by epsilon zero and outside the plate is zero. good. तो इनिशियल केस में जब तक कि ओपन है, ऑल द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है. देन व्हाट वी डू इज, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब हम लोग की को क्लोज करेंगे. वैसे तो मैं सिर्फ फाइनल सिचुएशन दिखा दूं तो भी चलेगा, बट एनीवेज, तो जब मैंने की क्लोज किया तो अभी डिस्चार्जिंग चालू हुआ. डिस्चार्जिंग चालू होने का मतलब ये होता है उसका मतलब कि नाउ देयर इज करंट इन द सर्किट. करंट किसने ड्राइव किया? कैपेसिटर ने. तो कैपेसिटर खुद का एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है टू ड्राइव द करंट, इसलिए हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर गेटिंग डिस्चार्ज्ड. तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो उस सिचुएशन में एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम सम चार्ज इज बेसिकली सर्कुलेटिंग इन द सर्किट इन द फॉर्म ऑफ करंट. तो यहाँ पे जो चार्ज है अभी वो कैपिटल क्यू नहीं लिख सकते, यू कैन से स्मॉल क्यू. तो इट इज एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज q स्क्वायर बाय 2c. और क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो होने लग गया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट हुआ है. सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज हियर. ये जो सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसमें जो इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक एनर्जी है, इंस्टेंटेनियस एनर्जी, दैट इज हाफ L small I square, where small I is instantaneous current and L is the self inductance of the coil. Good. ये diagram B, intermediate state. तो when the key is closed, so remember, when the key is closed, the capacitor starts discharging. When the key is closed, the capacitor starts discharging. Let Q be the instantaneous current, instantaneous charge, of course, of the capacitor, and I be the instantaneous current in the circuit. थोड़ा सा तो आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसा एग्जाम में लिख के आना, अगर आ गया तो आता है, एक्सप्लेन एलसी ऑसिलेशंस आता है. तो एट दिस स्टेज, तो एट दिस मोमेंट यू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी UE. इफ यू वांट टू चेंज द नोटेशन UE डैश, तो आई वुड पुट UE डैश एंड लाइक UB डैश. गुड. ये कितना हो गया? q स्क्वायर बाय 2c. कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, व्हिच इज a epsilon 0 by d. एंड एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? हाफ L स्मॉल I स्क्वायर. पक्का. गुड. अब थोड़ी देर के बाद और क्या होगा फिर? आफ्टर अ while when the capacitor is completely discharged, तो कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज, उस केस में पूरा का पूरा एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में. तो देयर विल बी अ टाइम व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज गया, तो यहाँ पे अभी कोई एनर्जी स्टोर नहीं है. पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो सारा का सारा एनर्जी कहाँ हो गया? इट गोज इनटू मैग्नेटिक फील्ड. तो थोड़े से फील्ड लाइन ज्यादा दिखा देता हूँ. गुड. तो यहाँ पे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज है, तो रिमेंबर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देयर इज अ मैक्सिमम करंट रनिंग थ्रू द सर्किट. एंड देन यहाँ पे जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो भी क्या है? हाफ L कैपिटल I स्क्वायर, वेयर कैपिटल I इज द पीक वैल्यू ऑफ द करंट. तो देयर इज नो एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, बट energy is now with magnetic field of the inductor. So at a certain instant of time, कितना इजी है, हाउ स्मूथ इट इज, कुछ नहीं है, तुमको सिर्फ समझना है, लिखना है, 3-4 डायग्राम ड्रॉ करने हैं. एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज्ड. कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज है, therefore the current is
maximum. The current is maximum and energy is now completely stored in magnetic field which is given by, वो लिखा है मैंने, बस अभी इसके आगे मैं ज़्यादा लिखने नहीं वाला, कुछ भी नहीं लिखने वाला इनफैक्ट, यहाँ तक ज़रूरी था. अब नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब इसके बाद क्या होगा, यू रिमेंबर हम लोगों ने पिछले चैप्टर में हमने ऐसा बोला था, जब एनर्जी ऑफ अ सर्किट हम देख रहे थे, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे, तब हमने बोला था कि जैसे जैसे कॉइल में करंट बढ़ता है, यहाँ पे भी करंट बढ़ रहा था, व्हेन यू क्लोज द की करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, जैसे जैसे करंट इंक्रीज होता है फ्लक्स इंक्रीज होता है, जैसे जैसे फ्लक्स इंक्रीज होता है, यस, तो फ्लक्स अगर इंक्रीज हुआ तो देयर इज इंड्यूस्ड करंट इन दैट कॉइल एंड विच इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द ओरिजिनल करंट. तो यहाँ पे भी वही सब हो रहा था, जब सर्किट में करंट बढ़ रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज हो रहा था तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट इंड्यूस हुआ, वो करंट अपोजिट डायरेक्शन में है. अब वो करंट का काम चालू होगा. अब वो करंट क्या करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, तो अब वो क्या करता है, बेसिकली वो अब मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को वापस से कैपेसिटर में डालने का काम करेगा, बिकॉज नाउ यू हैव अपोजिट डायरेक्शन करंट. इसका मतलब अभी क्या होने वाला है, अभी कैपेसिटर का वापस चार्जिंग चालू हो जाएगा, बट विथ अपोजिट पोलैरिटी. तो नाउ because of the induced current, remember, because of the induced current, so capacitor starts charging again but now with opposite polarity. तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि वापस से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया बट विद अपोजिट पोलैरिटी, राइट, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब खत्म हो गए, तो पूरा एनर्जी किसके पास चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर. ठीक, जब ऐसा हुआ तो वापस करंट चालू हो गया बट नाउ इन अपोजिट डायरेक्शन. So now the original current is in opposite direction because कैपेसिटर का पोलैरिटी रिवर्स हो गया है. अब जब ये हो रहा है तो यहाँ पे वापस से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ बट विथ अपोजिट पोलैरिटी. तो पहले नॉर्थ पोल था, अभी साउथ बन गया, जो साउथ था वो अभी नॉर्थ बन गया. गुड. फिर एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें वापस से ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा. तो सारा एनर्जी किस में गया, मैग्नेटिक फील्ड में. और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहे थे तब वापस फ्लक्स चेंज हो रहा था, और जब फ्लक्स चेंज हो रहा था तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, और वो ईएमएफ इंड्यूस था, उसने करंट इंड्यूस किया अपोजिट टू ओरिजिनल डायरेक्शन. फिर वापस क्या होगा, आफ्टर अ व्हाइल फिर से कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा विद अपोजिट पोलैरिटी अगेन. ऐसा होता रहेगा. तो यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ये कन्वर्ट होता है मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, चलता रहता है. तो टू एंड फ्रो मोशन को तुम ऑसिलेशन बोलते हो, यहाँ पे इसको क्या बोलते हो, ऑसिलेशन. यहाँ पे ऑसिलेशन मोशन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स मैग्नेटिक फील्ड, चलता रहता है अंडर एन अजम्पशन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो सर्किट इज आइडियल सर्किट, यहाँ पे देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस. वैसे कभी होता है नहीं, तो आफ्टर अ व्हाइल there is loss of energy, but we assume that the circuit is ideal, so there is no loss of energy. है तो क्लियर, पक्का. तो इतना ही है एलसी ऑसिलेशन में. Now we will move to the next topic. I think it is resonant circuits. कौन सा है, resonant circuits. Very good. ये इंटरेस्टिंग है, रेजोनेंट सर्किट इज वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली ये वही सर्किट है जो तुमने कल सीखा था, जो तुमने आज भी देखा, सीरीज एलसीआर. दो सर्किट होते हैं जिसको तुम रेजोनेंट सर्किट बोलते हो. बिफोर आई स्टार्ट विद व्हाट इज रेजोनेंट सर्किट, आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोनेंस. साउंड में सीखा था ना, नॉट सम फ्रीक्वेंसी, दैट इज अ स्पेशल फ्रीक्वेंसी. सोनोमीटर में भी बताया था तुमको मैंने. नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी का मैच होना, देन. अब चलो मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ. रेजोनेंस ये वर्ड तुम फिजिक्स के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सीखोगे. एक था, इफ यू रिमेम्बर, सोनोमीटर बॉक्स में नीचे अंदर एयर था, साउंड बॉक्स था. फिर तुमने एक रस्सी लिया, उसके ऊपर एक राइडर रखा, एंड यू मेक द स्ट्रिंग वाइब्रेट एंड विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क. तो अगर ट्यूनिंग फोर्क का और उस स्ट्रिंग का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो राइडर फॉल्स व्हेन यू से रेजोनेंस, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स. तो रेजोनेंस कब होता है, जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, देन द सिस्टम, अभी सिस्टम में यू कैन हैव अ साउंड बॉक्स, यू कैन हैव अ स्ट्रिंग, यू कैन हैव अ सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट.
तो व्हेन द सिस्टम वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज इंपॉर्टेंट, वाइब्रेट्स विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हुआ। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी रेजोनेंस होता है, वो कब होता है? अंडर टू केसेस, व्हेन यू हैव मिनिमम इम्पेडेंस, क्योंकि तुम एसी सर्किट्स की बात कर रहे हो, तो एसी सर्किट्स में रेजिस्टेंस अकेला नहीं होता है, साथ में कौन होता है? रिएक्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस को क्या बोलते हो तुम? इम्पेडेंस। तो दो केस बनेंगे, एक बार जब इम्पेडेंस मिनिमम होगा और एक बार जब इम्पेडेंस मैक्सिमम होगा। तो इन एन एसी सर्किट व्हेन द इम्पेडेंस इज ईदर मिनिमम और मैक्सिमम, then those circuits are known as resonant circuits। जब इम्पेडेंस मिनिमम होगा, लॉजिकली स्पीकिंग, रेजिस्टेंस मिनिमम हो तो कौन मैक्सिमम है? करंट, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस कम से कम तो करंट ज्यादा से ज्यादा। तो इम्पेडेंस मिनिमम तो करंट इज मैक्सिमम, बराबर, करेक्ट। दूसरा आता है उल्टा, उल्टा इम्पेडेंस मैक्सिमम, करंट इज मिनिमम। तो दो टाइप के हमको रेजोनेंट सर्किट सीखने हैं। तो पहले मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करता था उस टॉपिक को। तो इन एन एसी सर्किट, अच्छा ये सब हुआ क्यों, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इन एन एसी सर्किट जब तुम फ्रीक्वेंसी चेंज करते हो, मैंने इसलिए बोला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज व्हेन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी यू आर एक्चुअली इफेक्टिवली चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ रिएक्टेंसेस XL and XC, because both of them depend on frequency। XL depends directly on frequency 2 pi FL, or XC depends inversely 1 upon 2 pi FC, right? So when you are changing the frequencies, remember the values of reactance are changing, and then for a particular frequency the impedance becomes minimum or maximum. So in an AC circuit, when the frequency is changed, when the frequency is changing, I would say is changing, then for a particular frequency, the impedance of the circuit is either minimum or maximum, is either minimum or maximum. These circuits are known as resonant circuits। So these circuits मतलब the circuits which satisfy this condition, impedance या तो minimum होना चाहिए या तो maximum, so these circuits are known as resonant circuits। और रेजोनेंट सर्किट्स में यू हैव टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स। वन इज बेसिकली जिसमें इम्पेडेंस मिनिमम होता है, वो सीरीज एलसीआर होता है। तो पहला है सीरीज एलसीआर। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट, क्या टॉपिक का नाम क्या है? जस्ट फॉरगॉट, आई डोंट नो। सीरीज रेजोनेंस, ओके। तो सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस। तो सीरीज रेजोनेंस ये कुछ नया सर्किट नहीं है, ये वही सर्किट है जिसको हम 2 दिन से स्टडी कर रहे हैं, सीरीज एलसीआर। तो यू हैव अ सीरीज एलसीआर सर्किट। तो बहुत सारे इक्वेशंस जो तुम देखने वाले हो, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दोज इक्वेशंस, तुमको ऑलरेडी पता है। तो यू हैव एल, तो क्योंकि तुमको पता है तो हम डिराइव नहीं करने वाले अब, तो तुमको पता है तो वो अजम्पशन से चलेगा कि यू नो दिस। तो यू हैव अ इंडक्टेंस, देन यू हैव अ कैपेसिटेंस हियर, so you have a capacitance C, and then you have a resistance R। This is E, where E is basically applied AC voltage। Good। Then इसमें तो अभी वो सब theory part, as I said, you will read it from notes। Consider a series LCR circuit, let an AC voltage is applied to the circuit, और तुमको सब पता है। So we know that, what do we know is E equals to IZ, और Z क्या होता है? रिमेंबर, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। फिर आप ये बोलोगे XC माइनस XL क्यों नहीं लिखा? हमने तो कहीं नहीं बोला EL इज ग्रेटर देन EC, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है। तुम XC माइनस XL लिखो, XL माइनस XC लिखो, डज नॉट मैटर। तो डज नॉट मैटर हियर, EL इज ग्रेटर देन EC और EC इज ग्रेटर देन EL, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। गुड, एनीवेज, तो यहाँ तक क्लियर। अभी इधर कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, XC X अरे बाबा स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको वैसे रखो। तो हियर यू शुड नो
you should know Z impedance is R square plus XL minus XC square. So therefore you have E equals to IZ, and since you have E equals to IZ, तो I equals to E by Z. I equals to E by Z. अब ऐसा है, as I told you, दो सर्किट है, एक है सीरीज रेजोनेंस जिसमें इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, और एक है पैरेलल रेजोनेंस जिसमें इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी. वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे. हमारा आज का टास्क है ये. तो इन दिस केस रिमेंबर, इन दिस केस इफ अगर ऐसा हो गया, XL इक्वल टू XC वैल्यू आ गई, XL इक्वल टू XC, या यू कैन एक्चुअली से एक स्टेप और जाना है आगे, जाओ, यू कैन से EL इक्वल टू EC हो गया. EL इक्वल टू EC होने का मतलब होता है XL इक्वल टू XC, बिकॉज EL इज IXL और EC इज IXC, तो XL इक्वल्स टू XC, राइट. इसका मतलब ये होता है दैट इज ये जीरो हो गया रेजिस्टिव सर्किट. तो दैट इज Z इक्वल्स टू R, क्योंकि इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस 0, तो R. सो देयरफॉर दिस circuit behaves like resistive circuit, और resistive circuit है तो no lead no lag है. So therefore current and EMF will become in phase. So therefore current and EMF will be in phase. EMF will be in phase. अब इस केस में, क्योंकि यहाँ पे लुक, अब थोड़ा सा नंबर्स के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओ. अगर ये वैल्यू जीरो नहीं आती तो इसका मतलब इम्पेडेंस की जो वैल्यू है वो R से ज़्यादा आता, क्योंकि R स्क्वायर प्लस समथिंग होता, तो उस केस में इम्पेडेंस मैक्सिमम होता. यहाँ पे इम्पेडेंस मिनिमम है, जीरो हमेशा मिनिमम नहीं होता है. जीरो इज नॉट मिनिमम ऑलवेज, बिकॉज लुक, ये जो सर्किट है ना, उसमें मैं अगर रजिस्टर नहीं भी डालूं तो बोला कि रजिस्टर की वैल्यू जीरो हो गई, तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है, मैंने रजिस्टर नहीं डाला, मैं कॉइल तो बनाऊंगा ना, इंडक्टर. और इंडक्टर मैंने कल भी बोला था आपको, वही जो इंडक्टर तुम बनाते हो कौन से मेटल का होता है? कंडक्टिंग मेटल में रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट होता ही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, जीरो नहीं होगा, लेकिन मिनिमम है ये. सो देयरफॉर Z is minimum in this case. अब अगर Z मिनिमम है तो करंट क्या होगा? मैक्सिमम. तो I is मैक्सिमम. इनवर्स रिलेशन है तो करंट विल बी मैक्सिमम. पक्का? तो ये तुम्हारा हो गया बेसिक आइडिया ऑफ द सर्किट. सिर्फ इतना ही तुमको लिखना है. LCR सर्किट है और इस सर्किट में हमको पता है, और अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ. ऐसा हुआ तो ये रेजिस्टिव है, तो करंट और EMF इन फेज है, और ऐसा हुआ तो Z की वैल्यू मिनिमम है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम है. तो क्लियर? ये था आपका स्टेप 1. स्टेप 2 में तुमको कौन से फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंस हो रहा है ये बताना पड़ेगा. मतलब तुमको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा. वो तो और भी सिंपल काम है. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना इज वे टू सिंपल. तो तुमको सिर्फ अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ेगा. So we will find out what is resonant frequency. What is resonant frequency? The frequency at which impedance becomes minimum or maximum is called as resonance frequency. इस केस में minimum. So the frequency at which the क्या हुआ? At which the impedance becomes minimum. इस केस में minimum. Impedance becomes minimum is known as resonant frequency. और ये बहुत सिंपल सा केस है. कैसे सिंपल है? यू स्टार्ट बाय सेइंग XL इक्वल्स टू XC. व्हाट इज XL बाय द वे? ओमेगा L. ओके, तो देयरफॉर यू हैव ओमेगा L इक्वल्स टू, इसको ओमेगा R भी बोलते हैं क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है. तो कई जगह पे ओमेगा R लिखा होगा, तो डोंट वरी, इट इज जस्ट द वैल्यू ऑफ ओमेगा व्हेन देयर इज रेजोनेंस. और ये क्या था? ओमेगा C. तो तुमको मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय
LC. So you will get omega equals to 1 upon root of LC. So you have 2 pi into f. I'll call this as FR, resonant frequency. 1 upon root of LC. So you have resonant frequency FR equals to 1 upon 2 pi root of LC. ये हो गया resonant frequency का फॉर्मूला. गुड. और पैरेलल रेजोनेंस में भी यही फॉर्मूला बनने वाला है. वो हम कल देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल याद रखने के लिए उस केस में भी यही फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा. सेम फॉर्मूला बनेगा, सेम. गुड. वो देखेंगे क्यों, वो कल देखेंगे. यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का. तो दिस इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. अब एग्जैक्टली ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होता क्या है? दिस इज वेरी गुड. अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताता हूँ आपको. मैंने कल शायद बताया था, नहीं तो अभी बता देता हूँ. तो व्हाट यू डू इज यू प्लॉट फ्रीक्वेंसी हियर along x axis, you plot current here along y axis. तुमको मैंने बताया था कि जो पुराने जमाने के रेडियो होते थे, अभी भी मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं, उसमें ऐसा नॉब होते हैं ट्यूनिंग के. तो पहले खर 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 ऐसा आवाज आता है, एंड देन फॉर अ पर्टिकुलर सेटिंग यू हैव अ वेरी क्लियर वॉइस. तो पता कर क्या रहे हो तुम? वो जो नॉब घुमाते हो ना, तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो. फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो मतलब पता है क्या कर रहे हो? एक्सएल और एक्सए की वैल्यू चेंज कर रहे हो, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जब एक्सएल और एक्सए की वैल्यू सेम हो जाए तो ये सब होता है. और जब ये सब होता है तो इम्पिडेंस मिनिमम होता है. और जब इम्पिडेंस मिनिमम होता है तो करंट मैक्सिमम होता है. और वो सर्किट सीरीज रेजोनेंस सर्किट ऐसा सर्किट है जो एक ही फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग करंट को पास होने देता है. तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा, मतलब जब एफ आर की वैल्यू 1/2 पाई रूट ऑफ एल सी आएगा, मतलब जब एक्स एल इक्वल टू एक्स सी होगा, मतलब जब इम्पिडेंस इक्वल टू आर होगा, मतलब तब ये आ जाएगा ई बाई आर. तो ये जो सीरीज रेजोनेंस है ना, ये सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग करंट को अलाउ करता है, एक्सेप्ट करता है. इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट. क्या बोलते हैं इसको? एक्सेप्टर. बाकी सबको रिजेक्ट करेगा, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को अलाउ करेगा. तो होता ऐसा है, इफ यू प्लॉट यू विल सी अ ग्राफ. ऐसा ग्राफ दिखेगा तुमको वहां पे. है क्या ऐसा? अरे होगा ना ऐसा, है ना? वैसे इसको हायर लेवल में जब जाओगे, अगर तुम हायर लेवल पे थोड़ा बेसिक साइंस में गए, इसको गॉसियन कर्व बोलते हैं. मैथ्स में तुम्हारा शायद पता नहीं था कि नहीं, रिलेट कर दिया. प्रोबेबिलिटी में है क्या गॉसियन? मैथ्स है, मैथ्स है ना? किसका किसका मैथ्स है? प्रोबेबिलिटी में बाइनोमियल सीखा क्या? सीखा. और कौन सा सीखा? हाँ, मैक्सवेल. अच्छा, उसके आगे गॉसियन भी आता है, तो ये गॉसियन कर्व है. एनीवेज, तो ये आ गया एक फ्रीक्वेंसी आपका. इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग जो करंट है, ये करंट, यही करंट पास होगा, बाकी करंट नहीं पास हो पाएंगे. इसलिए इस सर्किट को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट. तो इट एक्सेप्ट्स करंट ऑफ ओनली वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. इसको बोलते हैं एक्सेप्टर. बाकी सारे फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट कर दिए. पक्का पक्का. गुड. इसलिए तो एक फ्रीक्वेंसी सुन पाते हो ना, 98.5 हर्ट्ज का मेगाहर्ट्ज जो भी होगा, रेडियो मिर्ची, आई डोंट नो व्हाटएवर मिर्ची, राइट? तो वो तुम सुनते हो. फिर बाकी फ्रीक्वेंसी कहाँ गए? बाकी तो पास नहीं हो पाए ना, क्योंकि सर्किट ने रिजेक्ट कर दिए. एक को ही एक्सेप्ट किया, तो हो गया एक्सेप्टर सर्किट. पक्का पक्का. गुड. आई थिंक वी शुड स्टॉप, नहीं तो ओवरलोड हो जाएगा. तो बाकी का कल देखते हैं.